डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणित साई वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारी जो क्लास 11th है, इस क्लास 11 केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ये क्या होता है। इसके बाद ये पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इसके बाद पृष्ठ तनाव के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। जैसे हमने देखा है कि द्रव की बूंद गोल ही गिरती है, क्यों गिरती है? द्रव की बूंद अक्सर गोल गिरती है, क्यों गिरती है? हम देखते हैं, अगर हम दीपक जलाते हैं तो जो दीपक की बत्ती होती है उसमें से जो आपका जो तेल होता है वो चढ़ जाता है ऊपर और दीपक जलता रहता है, और जैसे ही दीपक के जो तेल है वो खत्म, दीपक बुझ गया। ऐसा क्यों? ये सब देखेंगे। हमने देखा है मेरे भाई कि इसके नली में हमने अगर किसी कांच के बर्तन में जल भर दिया तो उसका जो तल होता है वो अवतल होता है, लेकिन पारा भर दिया तो उसका तल है ना उत्तल होता है। ऐसा क्यों? तो ये कुछ एग्जांपल्स भी मेरे भाई हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा हमारा जो बाष्प दाब है, उस बाष्प दाब को भी मेरे भाई हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इतने सब टॉपिकों को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पृष्ठ तनाव। तो मेरे भाई देख लेते हैं हम सरफेस टेंशन को। मेरे भाई सरफेस टेंशन, ये जो पृष्ठ तनाव है, ये मेरे भाई द्रवों का गुण है। किसका है? द्रव। जो द्रव होते हैं ना, द्रवों का जो गुण है वो है आपका पृष्ठ तनाव। कैसे समझते हैं? मान लेते हैं मेरे भाई, ये एक जो पात्र है, मान लिया मैंने, ये जो एक पात्र है और इस पात्र में ना मेरे भाई द्रव भरा है। क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है। ठीक है, ये मान लिया मैंने द्रव भरा हुआ है। अब मेरे भाई आप इतना बता दो, इस पात्र में द्रव भरा हुआ है तो द्रव के अणु तो होंगे, द्रव के बहुत सारे अणु होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि द्रव कोई भी जो पदार्थ होता है अणु परमाणु आयन से मिलकर बना होता है। तो ये द्रव है तो द्रव के भी कुछ अणु होंगे। तो मान लिया ये जो अभी अंदर के अणु हैं, देखो ये द्रव की सतह पर एक अणु ये है, एक अणु ये है, ये द्रव की सतह पर उपस्थित अणु है। ठीक है, ये द्रव की सतह पर उपस्थित कौन है? अणु है। ये जो मैंने आपको दिखा दिए, ये द्रव की सतह पर उपस्थित अणु है। ठीक है, इस प्रकार जो अणु हैं वो अंदर भी उपस्थित होंगे। ये इस टाइप से अंदर भी अणु उपस्थित होंगे, क्योंकि द्रव तो सब में भरा हुआ है, तो पूरे जो द्रव है उस द्रव में क्या होंगे? अणु उपस्थित होंगे। तो एक्चुअल में क्या होगा? ये अणु उपस्थित है द्रव में, तो द्रव के अणु हैं तो उनमें अणुओं में आकर्षण बल भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर ये द्रव अवस्था है तो द्रव अवस्था में है तो द्रव अवस्था में तो आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, ये द्रव है और द्रव कई अणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये मान लिए मैंने अणु है ना, और इसके अलावा ये अणु है तो अणुओं में भी क्या होता है? आकर्षण बल होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये वाला जो अणु है इसको इधर की ओर खींचेगा, ये वाला अणु है इसको इधर की ओर खींचेगा, ये वाला अणु है इसको इधर की ओर खींचेगा। तो आपस में इन अणुओं के मध्य मेरे भाई आकर्षण बल होता है। आपस में इन अणुओं के मध्य क्या होता है? आकर्षण बल होता है। तो उसी प्रकार एक्चुअल में क्या होता है मेरे भाई, अब ये जो अणु है द्रव की सतह पर स्थित है। कहां पर है? द्रव की सतह पर स्थित है। अब देखो यहां पर जो ये वाली जगह आपको दिख रही है, यहां पर कोई अणु उपस्थित नहीं है, यहां पर कोई अणु उपस्थित नहीं है। तो ये जो अणु है इन पर बाहर की ओर तो कोई दाब नहीं लगेगा, बाहर की ओर तो कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर कोई अणु उपस्थित नहीं है। तो इन अणुओं में मेरे भाई क्या होता है? जो सतह पर उपस्थित अणु होते हैं, ये सतह पर उपस्थित जो अणु होते हैं, उन सतह पर उपस्थित अणुओं पर एक अंदर की ओर दाब लगता है, या फिर अंदर की ओर एक बल लगता है। क्या लगता है? अंदर की ओर बल। जो द्रव की सतह पर उपस्थित अणु होते हैं, उन अणुओं पर द्रव के अंदर के अणुओं की ओर, द्रव के अंदर जो उपस्थित अणु होते हैं उनके द्वारा अंदर की ओर क्या लगता है? एक तनाव लगता है। क्या लगता है? एक तनाव लगता है, जिससे जो द्रव के जो अणु होते हैं वो अंदर की ओर धंस जाते हैं, अंदर की ओर खिंच जाते हैं। तो वही तनाव जो मेरे भाई होता है, वही तनाव मेरे भाई पृष्ठ तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। तो इसकी क्या परिभाषा बन रही है? द्रव की सतह पर उपस्थित अणुओं पर, द्रव की सतह पर उपस्थित अणुओं पर अंदर उपस्थित अणुओं द्वारा अंदर की ओर लगाया गया बल या लगाया गया खिंचाव क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। ध्यान रखना। तो पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी जो
सतह पर उपस्थित अणु हैं वो अंदर की ओर खिंच जाते हैं, अंदर की ओर क्या होते हैं, खिंच जाते हैं। ठीक है, और अंदर की ओर खिंच जाते हैं, इसलिए जो द्रव होता है, इस द्रव का जो तल होता है हमने देखा है अक्सर इस टाइप का होता है। जैसे इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, आपने देखा होगा बाल्टी में या फिर किसी बकेट में या फिर किसी टब में पानी भरा हुआ, तो उसका जो तल होता है ना वो इस टाइप से होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके द्रव की जो सतह पर उपस्थित जो अणु होते हैं वो अंदर के अणुओं द्वारा खिंच जाते हैं, अंदर के अणु द्वारा एक खिंचाव अनुभव करते हैं, तो वहां पर एक बल लग जाता है। ठीक है, जिससे वो खिंच जाते हैं, तो इसलिए जो तल होता है वो इस टाइप का अवतल हो जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा एग्जैक्टली हम देख लेते हैं मेरे भाई। मेरे भाई जो चीज मैंने आपको समझाई है वही परिभाषा है। देखो क्या है, द्रव की सतह पर उपस्थित अणुओं पर, ये द्रव की सतह पर उपस्थित अणु हैं, इन द्रव की सतह के उपस्थित अणुओं पर द्रव के अंदर उपस्थित, मतलब जो द्रव के अंदर उपस्थित जो अणु हैं उन अणुओं द्वारा एक खिंचाव लगता है। जो सतह पर उपस्थित अणु हैं, इन सतह पर उपस्थित अणुओं पर अंदर जो अणु हैं वो अंदर अणु द्वारा एक खिंचाव लगता है, मतलब अंदर के जो अणु हैं वो सतह पर उपस्थित अणुओं को अपनी ओर खींचते हैं, खिंचाव लगता है, जिससे सतह पर उपस्थित जो अणु हैं अंदर की ओर खिंच जाते हैं, जिससे जो सतह पर उपस्थित जो अणु हैं वो अंदर की ओर खिंच जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो अणु हैं वो इधर की ओर खिंच जाते हैं, तो देखो यहाँ देखो आपको ये नीचे दिख रहा है ना, तो इस टाइप से अंदर की ओर खिंच जाते हैं। इसे ही है ना हम पृष्ठ तनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव, या फिर हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, और इसको आप ध्यान रखना, ये लैम्डा से व्यक्त करते हैं, ये आपका सॉरी इसे गामा, ये आपका गामा है। ठीक है, इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? गामा से व्यक्त करते हैं। इसका जो मात्रक होता है मेरे भाई जूल पर मीटर होता है। क्या होता है? जूल पर मीटर, या जो मात्रक देखो जूल पर मीटर, या फिर हम दूसरा मात्रक इसका बनाने की कोशिश करें तो देखो मीटर, और ये भी क्या है? मीटर, 2 मीटर है तो इस टाइप में लिख दिया। तो मेरे भाई जो जूल पर मीटर होता है ये हमारा होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? न्यूटन, और ये आपका मीटर। तो न्यूटन पर मीटर या जो जूल पर मीटर स्क्वायर जो होता है ना, इस पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। समझे ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ध्यान रखना कि जूल पर मीटर स्क्वायर या जूल पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर जो है ना इसका मात्रक होता है किसका? पृष्ठ तनाव का। अब मेरे भाई जो पृष्ठ तनाव है, इस पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारकों पे बात करेंगे कि मतलब ये पृष्ठ तनाव है कब बढ़ेगा और ये जो पृष्ठ तनाव है वो कब घट जाएगा। ठीक है, ये आप अब बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इधर सुनो मेरे भाई, है ना, अच्छे से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। तो प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, तो प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, किसको? पृष्ठ तनाव को। हम ये देखेंगे प्रभावित करने वाले कारक क्या बताते हैं मेरे भाई? प्रभावित करने वाले कारक जो ऑलवेज है ना वो यही बताते हैं कब जो है ना पृष्ठ तनाव बढ़ेगा और जो कब पृष्ठ तनाव है वो घटेगा, उस चीज को आपको दिखाते हैं। कौन? प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला पॉइंट मेरे भाई है हमारा ताप। क्या है? ताप। समझ लो आप ताप को। ताप बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले आप ये समझ लो। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, ताप में जब वृद्धि होती है, जो ताप है ना, जैसे मान के चलो ये द्रव है, मान के चलो क्या है? ये द्रव है। यदि इस द्रव का यदि हम ताप बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं? ताप बढ़ाएं, तो इसका जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाएगा। पृष्ठ तनाव है वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा आप बताओ? तो मेरे भाई मैं बताता हूं, जब ताप बढ़ाएंगे तो आपको पता है इसमें जो उपस्थित अणु हैं वो इनमें उपस्थित अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ताप बढ़ाएंगे तो इनमें जो उपस्थित अणु हैं इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। गतिज ऊर्जा जब इनके अणुओं की बढ़ जाएगी तो इन अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा। इन अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है ना मेरे भाई वो कम हो जाएगा, और आकर्षण बल कम होगा तो सतह पर उपस्थित जो अणु हैं वो अंदर की ओर कम खिंचाव महसूस करेंगे, कम खिंचाव फील करेंगे। और खिंचाव देखो खिंचाव लगता है और इस खिंचाव को ही हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। तो खिंचाव जैसे ही कम, पृष्ठ तनाव वैसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? आपको ये चीज लिखना है कि ताप बढ़ाने पर या ताप में वृद्धि होने से पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्योंकि ताप में वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ताप में वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या हो जाता है? कम। और आकर्षण बल कम हो जाता है
तो खिंचाव कम महसूस करेंगे, जिससे पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये इतना आप याद रखना, पहला पॉइंट। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट आपका मेरे भाई ये है, आपको हेडिंग ये डालना है, द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ये डालना है, द्रव की प्रकृति। अब मेरे भाई द्रव की प्रकृति भी जो पृष्ठ है ना, पृष्ठ तनाव वो निर्भर करता है। ठीक है, अगर मान के चलो ऐसा द्रव है हमारे पास ऐसा द्रव है जिनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, मतलब कोई गाढ़ा द्रव है हमारे पास क्या है, गाढ़ा द्रव है। ठीक है, गाढ़ा द्रव होता है तो उसमें अणु ज्यादा होते हैं, अणु ज्यादा होंगे तो उनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होगा वो ज्यादा होगा। तो मतलब यही कहने का है द्रव की प्रकृति, यदि कोई हमारे पास ऐसा द्रव है जिनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक है, अब जब आकर्षण बल अधिक है तो पृष्ठ तनाव भी क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि वो ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खिंचाव करेगा तो पृष्ठ तनाव अधिक। और यदि अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो कम है तो खिंचाव कम और पृष्ठ तनाव कम। तो यही चीज आपको इसमें मेरे भाई बताना है कि द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जितना अधिक होगा पृष्ठ तनाव का मान उतना ही अधिक होगा, कम होगा तो पृष्ठ तनाव का मान कम होगा। तो मेरे भाई ये जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ये दो हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा पृष्ठ तनाव हुआ, ये पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक हुए। एकदम मेरे भाई सिंपल परिभाषा ये है। ठीक है, कोई डिफिकल्ट परिभाषा नहीं है, हमने बहुत अच्छे से इसको समझ ली। अब मेरे भाई हम बढ़ते हैं आगे। तो मेरे भाई अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल्स में हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, द्रव की बूंद जो है ना वो गोलाकार होती है, गोल होती है, क्यों? मेरे भाई आपको मैं सबसे पहले ये चीज बता दे रहा हूं, द्रव की जो बूंद है वो गोल होती है, क्यों होती है? आपको विशेष तौर पे एक चीज याद रखना मेरे भाई, जो पृष्ठ तनाव है, इस पृष्ठ तनाव के कारण जो द्रव होता है, क्या होता है, कोई भी द्रव होता है, पृष्ठ तनाव अगर है तो उस पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी जो द्रव होता है उस द्रव में अपने क्षेत्रफल को कम से कम करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे आपका बाल्टी में भी द्रव भरा है तो वो बाल्टी का जो द्रव है वो उसमें ये प्रवृत्ति होती है कि उसका क्षेत्रफल कम से कम हो, या किसी पात्र में अगर द्रव हमने भर दिया तो उसकी ये प्रवृत्ति होती है कि उसका क्षेत्रफल कम से कम हो, ये प्रवृत्ति होती है। अब देखो द्रव की जो बूंद जो है, इस बूंद में कितना द्रव होगा, आप बताओ? थोड़ा सा ही द्रव होगा। बूंद एक छोटी सी तो होती है तो उसमें द्रव तो थोड़ा सा ही होगा, और थोड़ा सा द्रव होने के कारण उसका जो आयतन है वो भी कम होगा। थोड़ा सा द्रव होने के कारण उस बूंद का जो आयतन है वो भी कम होगा कि नहीं? और उतने छोटे से आयतन के लिए गोले का आयतन बिल्कुल सही होता है। अगर कम आयतन है तो कम आयतन जो होता है गोले के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि गोले का आयतन भी बिल्कुल बहुत ज्यादा कम होता है। इसलिए जो आपकी जो बूंद है उस कम क्षेत्रफल कम आयतन के कारण गोले का गोल रूप धारण कर लेती है। समझ गए ना क्या बोला? पृष्ठ तनाव के कारण द्रव में अपने क्षेत्रफल को कम करने की प्रवृत्ति होती है, ये हमेशा याद रखना है ना। पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी जो द्रव है अपने क्षेत्रफल को कम से कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, और द्रव के आयतन हेतु, किसके आयतन हेतु? द्रव के आयतन हेतु गोले का आयतन जो है ना वो सबसे कम होता है। कोई भी जो द्रव है, देखो ये जो बूंद है इसका जो द्रव है वो कम ही होगा, है ना। और इस बूंद के द्रव के आयतन हेतु जो गोले का आयतन है ना बिल्कुल परफेक्ट होता है। गोले का आयतन सबसे कम होता है आयत का, है ना। और इस प्रकार से बेलनाकार पात्र का, इनका जो आयतन है वो ज्यादा होता है और गोले का आयतन सबसे कम होता है ना। आयतन हेतु गोले का आयतन बिल्कुल सबसे कम होता है। ठीक है, इसलिए जो आपकी जो बूंद होती है कम क्षेत्रफल के कारण, कम आयतन के कारण ये कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है। समझ गए ना? इन चीजों को याद रखना आपको बिल्कुल। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, केशिका नली में जो द्रव है, जो केशिका नली होती है उसमें द्रव जो है ना वो ऊपर चढ़ जाता है। केशिका नली नहीं जानते हो? जैसे मेरे भाई ये एक आपका दीपक है, क्या है? दीपक। इसमें मैंने मेरे भाई एक बत्ती डाल दी और यहां से जो दीपक है वो जल रहा है। ठीक है, इसमें मैंने बत्ती डाल दी और दीपक जल रहा है। ठीक है, तो जो आपका दीपक की जो बत्ती होती है वो केशिका नली होती है। आपने स्टोव देखा होगा, स्टोव में जो बत्ती डली
होती हैं वो भी एक केशिका नली है, वो भी क्या है, एक केशिका नली है। अब हमने अक्सर देखा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, देखो पानी जो है ना पेड़ पौधों की हम जड़ों में डालते हैं, पानी जो होता है हम पेड़ पौधों की जड़ों में डालते हैं, लेकिन वो पानी चढ़ता चढ़ता हुआ ऊपर पेड़ पौधों के ऊपर तक पहुंच जाता है। अक्सर आपने सर्दियों के दिनों में देखा होगा ओस, अगर आप ग्रामीण इलाके से रिलेटेड हो तो ओस आपने सुना होगा, ओस। चलते हैं तो हम देखते हैं जो ओस है ना, जो आपका जो पेड़ पौधा या जो घास का पौधा होता है उसके ऊपर होती है। ऐसा क्यों होता है? पानी तो द्रव में हमने नीचे डाला, जमीन में डाला, लेकिन वो ऊपर कैसे पहुंच गया? इसी प्रकार हम दीपक की बत्ती जो है ना तेल में डुबा देते हैं तो पूरा जो तेल है ना एकदम से खत्म हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? चिमनी आपने सुना होगा, चिमनी, मोमबत्ती, सॉरी मोमबत्ती तो नहीं, चिमनी को आपने सुना होगा। चिमनी में एक बत्ती होती है और उसको द्रव में डुबाते हैं, चिमनी जलती रहती है और द्रव पूरा एकदम खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? तो मेरे भाई ये केशिका नली, जैसे दीपक की बत्ती हुई, स्टोव की बत्ती हुई, पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो भी केशिका नली का कार्य करती है, पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो भी एक केशिका नली है, ठीक है। तो इनमें जो द्रव है ना ऊपर चढ़ जाता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअल में होता क्या है मेरे भाई, जैसे मान के चलो ये दीपक की बत्ती है, क्या है? ये दीपक की बत्ती है। अगर हम इस दीपक की बत्ती को हम द्रव में डुबाएंगे, मतलब जो तेल होगा उस तेल में डुबाएंगे, तो थोड़ा बहुत तो हम डुबाएंगे, बोलो थोड़ा बहुत तो हम डुबाएंगे। अब थोड़ा बहुत डुबाएंगे तो उस द्रव के लिए जो आपकी जो बत्ती है, जो हमने बत्ती डाली है, उस द्रव के लिए बत्ती किसका कार्य करेगी? सतह का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी? सतह। अब हमने इसको तेल में डुबा दिया, देखो सतह का कार्य करेगी, सतह का कार्य करेगी, और इसको हमने किस में डुबा दिया? तेल में डुबा दिया, तेल में डुबा दिया। जो तेल के अणु हैं इस बत्ती की सतह पर आ जाएंगे, बत्ती की सतह पर आ जाएंगे इस टाइप से, और बत्ती की सतह पर आ जाएंगे तो आपको पता है सतह के अणुओं पर अंदर की ओर एक खिंचाव लगता है, पृष्ठ तनाव पढ़ाया अभी हम, है ना। तो सतह पर जो उपस्थित अणु होते हैं उन पर अंदर की ओर क्या लगता है? खिंचाव लगता है। तो यहाँ पर जो सतह पर उपस्थित अणु होंगे वो अंदर की ओर खिंच जाएंगे। अब ये अणु अंदर की ओर खिंचेंगे तो दूसरे अणु आएंगे, वो भी अंदर की ओर खिंच जाएंगे, फिर और अणु आएंगे, वो भी अंदर की ओर खिंच जाएंगे। तो इस प्रकार से खिंचाव करते रहते हैं। तो खिंचाव आप जब करेंगे तो आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ेंगे, यहाँ से दीपक जलता रहता है और यहाँ से तेल जो है ना वो खत्म हो जाता है। समझ गए ना? तो ध्यान रखना, जब किसी केशिका नली को द्रव में डुबाया जाता है, कोई भी द्रव की, जैसे आपकी जड़ी हुई या फिर कोई हुआ है ना, तब द्रव केशिका नली के ऊपर चढ़ जाता है। बिल्कुल मेरे भाई, अगर हम किसी बत्ती को द्रव में डुबाएंगे तो वो द्रव है उस बत्ती के ऊपर चढ़ जाएगा, बिल्कुल चढ़ जाएगा, ठीक है, चढ़ जाता है। और सतह वाले, अब देखो सतह वाले, अब उसकी सतह पर चढ़ गया ना, उसकी सतह पर चढ़ गया तो सतह पे कुछ अणु होंगे, तो जो सतह वाले अणु होंगे अंदर की ओर क्या लगाएंगे? एक खिंचाव लगाएंगे। तो जो सतह पर अणु है वो अंदर चले जाएंगे और सतह पर फिर दूसरे अणु हो जाएंगे, फिर वो अणु अंदर चले जाएंगे और अणु हो जाएंगे, ठीक है। सतह वाले अणु अंदर की ओर तनाव लगाते हैं जिससे वो आगे क्या बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, इस प्रकार से, है ना, बढ़ते जाते हैं और केशिका नली में जो द्रव है ऊपर चढ़ जाता है। तो इस टाइप से मेरे भाई ये आपका आंसर हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरे भाई जो पृष्ठ तनाव है, और पृष्ठ तनाव का एक कारण ही जो है ना, कोई द्रव अगर हम किसी कांच के द्रव में किसी द्रव को भर दें तो उसका जो तल होता है वो अवतल होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, पृष्ठ तनाव। तो हम ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, यदि किसी कांच की गिलास में किसी द्रव को भर दिया जाता है तो उसका जो तल होता है वो अवतल क्यों होता है? देखो नीचे धंसा हुआ जो तल होता है वो अवतल होता है। तो अवतल क्यों होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। या फिर आपसे कभी पूछ ले कि जब किसी कांच की गिलास में एक पारा को भर दिया जाए, किसको भर दिया जाए? पारा। आपको पता है ना Hg, तो पारे का जो तल होता है वो होता है उत्तल, इस टाइप का। पारे का जो तल होता है वो कैसा होता है मेरे भाई? उत्तल, इस टाइप का। ये उत्तल है और ये धंसा हुआ जो होता है अवतल, और उठा हुआ क्या होता है? उत्तल, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपका क्या है? अवतल, ठीक है, और ये आपका क्या है? उत्तल। तो पारे को भर दिया जाता है तो उसका जो तल है ना वो उत्तल हो जाता है। कैसा होता है? उत्तल। तो क्यों हो जाता है? वो भी आपका कारण है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। तो इन चीजों को ना मेरे भाई आप याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलो ओके।